अमेरिका का जीडीपी दुनिया में सबसे बड़ा है। ये 28 ट्रिलियन डॉलर का है, जो चाइना से 1.5 टाइम्स ज्यादा है और इंडिया से 7 टाइम्स ज्यादा है। पर क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ पैसा होना काफी है एक देश को सुपर पावर बनाने के लिए? सुपर पावर्स सिर्फ पैसे से नहीं बनती। सुपर पावर्स बनाने के लिए जरूरी है पावरफुल वॉलेट, बुलेट्स और टेक्नोलॉजी। क्या इंडिया, जो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, कभी यूएसए की तरह सुपर पावर बन सकती है? जब हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले जो चीजें दिमाग में आती हैं वो है हॉलीवुड, सिलिकॉन वैली, बिग टेक कंपनीज और वो ताकत जो हर जगह महसूस होती है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? अमेरिका को एक सुपर पावर कैसे बना दिया? इसमें बहुत सारी डार्क ट्रूथ्स छुपी हैं जो आपको शायद पता नहीं। अमेरिका एक नेचुरल इकोनॉमिक हब है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियां, पोर्ट्स, हाईवेज पूरे दुनिया से बेहतर है। कनाडा और मेक्सिको जैसे शांत पड़ोसी होने का भी फायदा है। वहीं चाइना, इंडिया के पास उनके पड़ोसी है जिनमें से कई हॉस्टाइल हैं और कई के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं। चाइना, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, क्या सिर्फ इकोनॉमी का साइज मैटर करता है या उसकी क्वालिटी? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से यूएस का जीडीपी पर कैपिटा $53,000 था और चाइना का 6,800 और इंडिया का देखा जाए तो सिर्फ $2,000 है। मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो ज्यादातर चाइना के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का रिजल्ट है, जो ज्यादा प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज और कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी है जो अपने लोगों को ग्रोथ का बेनिफिट देती है। डेमोग्राफिकली भी अमेरिका जीत रहा है। यंग और हाईली एजुकेटेड वर्कफोर्स होने का मतलब है कि ये पूरा सेंचुरी ग्लोबल इकोनॉमी डोमिनेट करेगा। अब चाइना का हाल देखो, 200 मिलियन लोगों का वर्कफोर्स खत्म होने वाला है और 300 मिलियन सीनियर सिटीजन का बोझ उठाने वाला है। सुपर पावर का ब्लूप्रिंट ऐसा लगता है क्या? और बात यही खत्म नहीं होती। अमेरिका सिर्फ अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के बल पे डोमिनेट नहीं करता, बल्कि अपने मिलिट्री बेसिस के थ्रू पूरे ग्लोबल पे अपनी स्ट्रेटेजिक पकड़ बनाए रखता है। यूएस के पास 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं जो 80+ कंट्रीज में फैले हुए हैं। जापान के ओकिनावा से लेकर जर्मनी से रैमस्टाइन एयर बेस तक ये बेसिस सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स के स्टेज पे अमेरिका को एक सुपर पावर की तरह प्रेजेंट करते हैं। ये एक इनडायरेक्ट सिग्नल है कि हम यहाँ हैं और हम ही कंट्रोल करते हैं। चाइना ने अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के थ्रू कुछ नेवल बेसिस जरूर बनाए हैं, पर क्या वो गुआम, डिएगो गार्सिया या साउथ कोरिया के मिलिट्री नेटवर्क का जवाब दे सकता है? सिंपल जवाब है नहीं। और सबसे जरूरी बात, जब तक दुनिया अपना ट्रस्ट अमेरिकन डॉलर पर रखेगी तब तक यूएस अपनी इकोनॉमी स्टेबिलिटी और पावर को बनाए रख पाएगा। आज भी दुनिया के 80% फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यूएस डॉलर्स में होते हैं। ये फिगर्स ये दिखाते हैं कि यूएस का इकोनॉमिक सिस्टम अब भी दुनिया में सबसे डोमिनेंट है। लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो काफी शॉकिंग है। अमेरिका का ट्रेड बैलेंस 2022 में -$1 ट्रिलियन था। मतलब जो चीज अमेरिका इंपोर्ट करता है उनकी वैल्यू उनके एक्सपोर्ट से ज्यादा है। अगर अमेरिका का जीडीपी 28 ट्रिलियन है तो उनका तो कर्ज 31 ट्रिलियन है, और ये 31 ट्रिलियन नहीं 34 ट्रिलियन हो गया है। आप खुद चेक कर सकते हैं, हो सकता है एक और ट्रिलियन का एडिशन हो गया हो। रुकिए, ये सब सुन के आपका दिमाग हिल गया होगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया का सबसे रिच देश है और दूसरी तरफ उनका कर्ज उनके जीडीपी से भी ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है? अगर आपके पास इतना कर्ज हो तो आप रिच कैसे कहलाते हैं? क्योंकि अमेरिका के पास एक फैसिलिटी है जो दुनिया के किसी और कंट्री के पास नहीं, और वो फैसिलिटी है अनलिमिटेड मनी प्रिंट करने की। इकोनॉमिस्ट बार बार हमें एक चीज समझाते हैं, ज्यादा पैसा छापना खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर गवर्नमेंट एक्सेसिवली पैसे छापती है तो लोगों के पास ज्यादा पैसा आ जाता है, डिमांड बढ़ती है, लेकिन सप्लाई तुरंत बढ़ने के लिए तैयार नहीं होती। नतीजा, महंगाई बढ़ती है और कभी कभी तो हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जिम्बाब्वे का केस देखिए। 2008 में इन्फ्लेशन 231 मिलियन % तक पहुंच गया। एक चॉकलेट जो एक जिम्बाब्वेन डॉलर में मिलती थी वही एक साल बाद 231 मिलियन जिम्बाब्वे डॉलर की हो गई। लेकिन ये बात सबके लिए लागू नहीं होती और अमेरिका के लिए तो बिल्कुल नहीं। कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त यूएस फेडरल रिजर्व ने सिर्फ 3.5 महीने मार्च 2020 से लेकर जून 2020 तक 3 ट्रिलियन मार्केट में डाले और 2022 तक ये बढ़कर 9 ट्रिलियन हो गया, थैंक्स टू बाइडेन्स इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट। मतलब अमेरिका ने कोविड रिलीफ के लिए लिटरली पैसा छाप दिया। अब सवाल ये है,
क्यों अमेरिका पैसा छाप रहा है, जिम्बाब्वे की तरह कोलैप्स क्यों नहीं करता। एक और बात ध्यान डालें, एंटी वॉर इंटेलेक्चुअल हमेशा एक्यूज करते हैं कि यूएस अपने मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स को फंड करने के लिए भी फेड से पैसा छापता है। इकोनॉमिस्ट वार्न करते हैं कि किसी भी देश का डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन यूएस का 2021 का रेशियो 124.9% था और फिर भी यूएस इकोनॉमी कोलैप्स नहीं हुई। वही बांग्लादेश का डेट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 20.8% है, लेकिन वो हमेशा एक श्रीलंका टाइप क्राइसिस के डर में रहता है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि यूएस के पास एक सीक्रेट वेपन है, वही यूएस डॉलर। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब दुनिया टूटी हुई थी, अमेरिका एक सुपर पावर बन गया। इस वक्त उन्होंने वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और गैट जैसे इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट किया और ग्लोबल रूल्स सेट कर दिए। ब्रेटन वुड्स सिस्टम के टाइम पर यूएस डॉलर दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड था, मतलब हर एक यूएस डॉलर गोल्ड से बैक था और दूसरी करेंसीज डॉलर से पेग थी। लेकिन 1971 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, डॉलर और गोल्ड का कनेक्शन तोड़ दिया। सवाल यह था, अगर डॉलर गोल्ड से बैक नहीं है तो दुनिया उसे क्यों एक्सेप्ट करेगी? जवाब सिंपल था, तेल। नतीजा, जब यूएसए पैसे प्रिंट करता, दुनिया उसे अब्सॉर्ब कर लेती है, क्योंकि ग्लोबल डिमांड फॉर डॉलर्स इतनी हाई है कि शॉर्ट रन में एक्सेस सप्लाई महसूस ही नहीं होती। ऑयल आज सबकी जरूरत बन गया है। ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हाईली अनइक्वल है। यूएस का डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस है ट्रेड और इंस्टीट्यूशंस में। डेवलपिंग कंट्रीज की करेंसी का ग्लोबल डिमांड नहीं बन पाता, इसलिए वो पैसे प्रिंट करके इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए इंडिया को क्या करना चाहिए कि वो यूएस की तरह एक सुपर पावर और इन्फ्लुएंशियल पावर बन जाए। इंडिया आज दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और शायद इसी साल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाए। लेकिन सिर्फ साइज से कुछ नहीं होता, क्वालिटी भी जरूरी है। तो हमें करना क्या होगा? हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना होगा। अगर हम एक्सपोर्ट्स को बूस्ट नहीं करते तो हम अपनी इकोनॉमी को बंद कर देंगे और ये किसी भी सुपर पावर के लिए खतरनाक हो सकता है। इंडिया ने काफी टाइम तक प्रोटेक्शनिज्म अडॉप्ट किया था, ग्लोबल मार्केट से दूर हो गए थे। मेक इन इंडिया का आइडिया अच्छा था, पर हमने सप्लाई चेन्स को ग्लोबल लेवल पर ऑप्टिमाइज नहीं किया। इससे हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा नहीं पाए। इंडिया का ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में शेयर सिर्फ 2.2% है, जबकि चाइना का 17.6% है। अब समझ रहे हो ना, अगर एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई नहीं करते और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में नहीं बेचते तो हम अपनी ग्लोबल डोमिनेंस का सपना भी नहीं देख सकते। चाइना ने भी यही किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम अभी भी आउटडेटेड हैं। अगर हम अपने रोड्स, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक अपग्रेड नहीं करते तो हम अपनी ग्रोथ को फास्ट ट्रैक नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बहुत स्लो हैं और ब्यूरोक्रेसी की वजह से टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाते। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट इसकी जिंदा मिसाल है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी 70th रैंक पर है, जबकि चाइना और सिंगापुर टॉप में है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करना होगा और पोर्ट्स और रेलवेज को प्राइवेटाइज करना होगा। एग्जीक्यूशन को फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना भी जरूरी है, तभी हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपनी पोजीशन को मजबूत कर पाएंगे। तीसरी बात यह है कि क्लीन एनर्जी में भी इंडिया का फ्यूचर है, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पे हम अभी भी बहुत डिपेंड करते हैं। रेवा सोलर पार्क जैसे प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन 70% एनर्जी अभी भी कोल से आती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी का मास अडॉप्शन हमें अपनी एनर्जी इंडिपेंडेंस और ग्रीन टेक्नोलॉजीज के थ्रू ग्लोबल पोजीशन को मजबूत बनाने में मदद करेगा। इंडिया का सबसे बड़ा एसेट उसकी यंग वर्कफोर्स है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड है। अगर हम अपनी यूथ को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे तो हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। इंडिया का लिटरेसी रेट 77.7 है, जो साउथ कोरिया और फिनलैंड 98%, 99% से काफी पीछे है। सिर्फ 40% ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल है। स्किल बेस्ड एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना होगा। प्रैक्टिकल स्किल्स और इनोवेशन को प्राइमरी फोकस बनाना होगा। अब बात करें डिफेंस की, तो इंडिया को अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज मॉडर्नाइज करनी होगी। यूएस है, रशिया और यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। इंडिया डिफेंस स्पेंडिंग में 4th पोजीशन में जरूर है, $72.9 बिलियन बजट के साथ, लेकिन हम 60% डिफेंस इंपोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। हमारे इंडिजिनियस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को स्केल अप करना होगा। अगर इंडिया को ग्लोबल पावर बनना है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस बहुत जरूरी है। हमारी पॉलिटिक्स काफी पोलराइज्ड है। इलेक्शन सीजन में रिटोरिक डिवाइसिव होती है जो सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करती है। गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाना होगा ताकि डिसीजन
जल्दी और लॉजिकली लिए जाए। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी अब ग्लोबल बिजनेस अडॉप्ट कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि चाइना की डिपेंडेंसी से बाहर निकल रहे हैं। इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी होगी, लेकिन हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कंपेटिटिव नहीं बनाया है। लेबर कॉस्ट भी हाई हैं। अगर हम ये मोमेंट मिस करते हैं तो हम अपनी पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाएंगे। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर सिर्फ 16% है, जबकि चाइना का 27% है। हमारे लेबर लॉज को सिंप्लीफाई करना होगा और बिजनेस को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज करना होगा। इंडिया के पास बहुत बड़ा चांस है अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने का। अगर हम अपनी मिस्टेक से सीख कर इन एरियाज पे फोकस करते हैं तो हम किसी भी सुपर पावर को चैलेंज कर सकते हैं। अगर ये स्टेप्स फॉलो करेंगे तो अगले कुछ सालों में इंडिया दुनिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पावर बन सकता है। जय हिंद।